नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के खास एपिसोड ईयर एंडर में। देखते ही देखते 2021 भी रुखसत हो गया है। जाहिर है 2020 की तरह ही 2021 भी कोरोना के साए में गुजरा है। ऐसे में रियल्टी सेक्टर में 2021 में कैसी सेल रही, न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट कैसे रहे, हाउसिंग, रिटेल या कमर्शियल सेगमेंट में कैसा ट्रेंड देखने को मिला, बड़ी अहम बात कि इस साल से रियल्टी सेक्टर को क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है, साथ ही आने वाला पूरा साल रियल एस्टेट के लिए क्या कुछ उम्मीदें लेकर आ रहा है। ऐसी ही तमाम बातों पर होगी आज की चर्चा। रिकॉल करने का प्रयास करेंगे इस पूरे साल को और बात करेंगे 2022 के आउटलुक की। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, वाइस चेयरमैन नरेटको और सीएमडी हीरानंदानी ग्रुप। हमारे साथ हैं विकास वधावन, ग्रुप सीएफओ, हाउसिंग, मकान और proptiger.com। हमारे साथ अनुभव गुप्ता जुड़े हुए हैं, सीईओ विक्रोली और चीफ सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल निरंजन सर आपसे होगा। 2021 में हाउसिंग सेल के मामले में करीब एक दशक का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। पिछले साल के मुकाबले 122% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि कोविड की चिंताओं के बीच बाकी बिजनेस असमंजस में है, लेकिन रियल्टी सेक्टर लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। हालांकि ये तेजी टॉप 7 शहरों में ही दिख रही है। देश में बाकी शहरों में इस साल प्रॉपर्टी मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया? दीपक जी, एक 2021 में जो काम हुआ है शायद अगले 10 साल में नहीं हुआ। कोविड के होते हुए भी इतनी प्रगति होना, इतना सेल होना, इतने परिवर्तन आना रियल एस्टेट में कोई आशा नहीं रखता था कि इतना कुछ सेल हो सकता है। दूसरी बात रही कि जैसे सरकार ने उसमें इंटरवेंशन किया और पहले स्टैंप ड्यूटी की कंसेशन दी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस में 50% में राहत दी महाराष्ट्र सरकार ने। ये दोनों मिलके एक रफ्तार को थोड़ा तेज कर दिया। तीसरी बात रही कि इंटरेस्ट रेट्स कम रहे और लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं। स्टील के पास प्राइसेस बढ़े, सीमेंट बढ़े, सब कुछ बढ़ गए, लेबर के कॉस्ट बढ़ गए, लेकिन हम ओवरऑल ब्याज कम ही रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी अकोमोडेटिव स्टैंस में इन्होंने इंटरेस्ट इतना कम रहे और बैंक भी काफी उसमें सुविधा दे। देखिए, आप इंडिविजुअल कमर्शियल लोन्स कोई लेते हैं तो 10% से कम नहीं मिलता, लेकिन हम होम लोन लेते हैं तो 6.5% में मिल जाता है। उसके अलावा इनकम टैक्स की राहत होती है और भी जैसे पीएमएवाई फंड्स, अकोमोडेशन अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में पीएमएवाई में 3% 15 साल तक राहत मिलता। तो ये सब कॉम्बिनेशन के कारण एक तेजी बन गई रियल एस्टेट में 2021 में, और वो राहत के कारण सबको एक फायदा हो गया। मेरा अगला सवाल अनुभव जी आपसे होगा। कोविड टाइम में लिस्टेड प्लेयर्स ने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है, मार्केट शेयर बढ़ा है, टोटल सेल में भी करीब 66% का हिस्सा ब्रांडेड डेवलपर्स का रहा है। आप तो देश भर में कई शहरों में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और पूरे साल को कैसे देखते हैं आप? थैंक यू दीपक जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं बिल्कुल फुल्ली सहमत हूँ हीरानंदानी जी के साथ। उन्होंने बिग पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट की है। हम बोलते हैं कि हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे रियल एस्टेट को पिकअप करने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ऑल टाइम हाई थी, और जब कोरोना आया सबको लगा कि एक्चुअली ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। बट अब हम जब सोचते हैं, वापस मुड़ के देखते हैं, क्लियर ये था कि सब लोग द वर्ल्ड शट डाउन एंड सब लोग घर की सीमा में ही रह के सब कुछ काम कर रहे थे। तो the house became the center of life, and I think उसके कारण बहुत सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, कुछ सिटीज में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल टाइम लो थे, और मेरे ख्याल से कुछ प्रेफरेंसेस भी शिफ्ट हुए कोरोना के कारण। हम जब कोरोना से पहले देखते थे तो मार्केट काफी वेरिड था, लोग टिकट प्राइस पे काफी खेल रहे थे और अपार्टमेंट्स और छोटे छोटे हो जा रहे थे। हमने देखा कोरोना में कि जो कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं, चाहे वो साइज को देख लीजिए,
अमेनिटीज को लेके देख लीजिए, हेल्थ वेलनेस को लेके देख लीजिए, तो एक जो क्वालिटी पे जो जोर था, आई थिंक वो बन के सामने आया। शायद इस कारण के जिन लोगों ने खरीदा है उन्होंने एंड यूज के लिए खरीदा है या रहने के लिए खरीदा है। मेरा मानना ये है शायद अपग्रेड के लिए भी खरीदा हो। और ये सब देखते हुए मुझे लगता है आगे इवन एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट लोग रियल एस्टेट में वापस अब बिलीव कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक तरीके से ये सिल्वर लाइनिंग रही है कोरोना की। तो हम जैसे प्लेयर्स के लिए जो हम ऑब्वियसली 4 बिग मेट्रोज में हैं, आई थिंक सफर अच्छा रहा। आई डू होप के लॉन्चेस पीरियोडिकली टाइम पे हो। आई डू थिंक के जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं आई थिंक कस्टमर्स उनका साथ देंगे। मेरा अगला सवाल विकास वधावन जी आपसे होगा। पूरे साल सेगमेंट वाइज सेल को अगर देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग ने डोमिनेट किया है। करीब 60% बिक्री अफोर्डेबल हाउसिंग में देखने को मिली है। हालांकि लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी बायर्स ने भी डाउन मार्केट का खूब फायदा उठाया है। सभी सेगमेंट्स में आपका डेटा क्या कहता है? सबसे पहले थैंक यू दीपक जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो निरंजन जी ने कहा या अनुभव जी ने कहा, मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखा गया है। इससे इसके क्या कारण है? इसके 2-3 बहुत मूलभूत कारण है दीपक जी। अगर हम नजर मारें तो मार्केट पीछे 2-3 सालों से स्ट्रगल कर रहा था। अगर हम 2017, 18, 19 की बात करें तो मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी होता था, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिससे मार्केट में जो रिकवरी दिख रहा था वो वापस हो जाता था डाउनवर्ड। जब कोविड आया तो सबको डर लगा कि शायद ये, जैसा अनुभव जी भी बोल रहे थे कि शायद दिस विल बी वेरी वेरी बैड फॉर द मार्केट। बट 2020 शायद इसी अनसर्टेनिटी के दौरान रहा और 2020 के अंत में आते आते हमने थोड़ा सा रिकवरी देखा मार्केट में। लेकिन 2021 में जब सेकेंड वेव के बाद मार्केट खुला तो जो कॉन्फिडेंस देखा गया कस्टमर के दिमाग में या फिर डेवलपर्स की साइड से वो काफी अच्छा था। उसके 2-3 कारण हैं। अगर हम देखें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि अनुभव जी ने बोला और निरंजन जी ने बोला, घर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया बिकॉज घर ही एक ऐसी जगह लगी लोगों को जो सबसे ज्यादा सेफ है। तो उससे और एक प्रॉपर्टी परचेज की तरफ जो सेंटिमेंट है इम्प्रूव हो गया। अगर हम डेवलपर की साइड पे नजर मारें तो डेवलपर साइड पे काफी कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में। जो डेवलपर अनसस्टेनेबल थे वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो गए। कस्टमर का रेरा की तरफ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये सब फैक्टर्स ने मिलके जो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड किया। दैट इज द थिंग विच वी आर सीइंग इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स। मानना ये है और जो हम डेटा में भी देख रहे हैं, डिमांड सेंटिमेंट इज वेरी वेरी हाई। पीपल वांट टू बाय होम्स। अगर हम देखें कौन सी मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, ये 3 मार्केट हैं जो फ्रंट रनर हैं 2021 में। और जो डिमांड सर्च डेटा बोलता है हाउसिंग आइरिस इंडेक्स का, वो भी यही बताता है कि इवन 22 में भी यही 3 मार्केट है जो डोमिनेट करेंगी मार्केट रिकवरी के लिए। निरंजन सर, 2021 में न्यू लॉन्च कम देखने को मिले हैं, जबकि डेवलपर्स ने लैंड बैंक बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया। अच्छी बात यह भी दिख रही है कि अनसोल्ड स्टॉक काफी कम हो गया है। 2022 में क्या न्यू लॉन्चेस बढ़ेंगे? जैसा कि आपने डेटा सेंटर्स और दूसरे वर्टिकल्स पर फोकस किया है, उसी तरह से हाउसिंग के साथ ओवरऑल रियल एस्टेट पर फोकस किधर बना रहने वाला है? दूसरे डेवलपर्स या इंडस्ट्री का रुख किधर दिख रहा है? 2 बातें रही। एक इशू जो रहा है वो एक कॉन्फिडेंस का सवाल निकला। 2019 के जनवरी के आसपास जो रिपोर्ट निकलते थे वो एवरेज दिखा रहे थे कि हमारे पास इंडस्ट्री में अंडर कंस्ट्रक्शन या फिनिश गुड्स 5 साल का स्टॉक पड़ा है, 5 साल का। वही आज आप जो रिपोर्ट निकल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि लगभग 1-1.25 साल के स्टॉक से ज्यादा नहीं है ऑन एन एवरेज। तो एक तो जरूर है कि ये जो सेल रहा उसके कारण जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहा या फिनिश गुड्स रहा वो खपत हो गई और ओवरऑल स्टॉक पोजीशन हैज डेफिनेटली रिड्यूस्ड। उसके मायने 2 हैं। कोविड के समय पर ज्यादा लॉन्चेस भी लोग नहीं कर सकते थे,
क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या पोजीशन है, सेल बढ़ेगा, लोग बाहर निकलेंगे या कुछ और फर्दर लॉकडाउन हो जाएगा, वैक्सीनेशन की सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ट्रैवल टूरिज्म में क्या बात रहेगी, ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ क्या रहेगा। लोगों को पता नहीं था कि ये क्या होने वाला है, तो इसलिए लोगों को एक शंका थी कि हम क्या करें और क्यों खरीदें और क्या है, और बिल्डर भी और कोई नए स्टॉक निकालने के लिए तैयार नहीं थे। अब सबको कॉन्फिडेंस आ गया है, घर खरीदने वाले को भी कॉन्फिडेंस आया है कि कोविड तो आएगा जाएगा, फिर आएगा जाएगा, लेकिन अभी हमारी लाइफस्टाइल वैसी रहेगी, मास्क लगाना पड़ेगा, हमें कोविड की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। वर्क फ्रॉम होगा या वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा या वर्क फ्रॉम स्कूल, स्टडी फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम स्कूल, ऐसे सब चलते रहे। इसके कारण बिल्डर्स अभी नए प्रोजेक्ट्स निकालेंगे, वो सेल जरूर होने वाली है और लोग ये कॉन्फिडेंस के कारण और खरीदेंगे भी। तो ये जो कॉम्बिनेशन फैक्टर है, मैं देख रहा हूँ कि 2022 की एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसमें दो शंका नहीं है। कोविड की प्रॉब्लम्स जरूर आने वाली है, फरवरी में मैं समझता हूँ कि ये वेव ऊपर चल जाएगा। लगभग वो फ्रॉम यूरोप टू इंडिया लगभग 2.5 मंथ्स का बैकलॉग नॉर्मली रहता है ये वायरस फ्लोट करने में, तो ये तो आने वाली है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि जीडीपी ग्रोथ विल बी मोर देन डबल डिजिट, इट विल बी मोर देन 10%, एंड न्यू लॉन्चेस विल टेक प्लेस एंड पीपल विल कंटिन्यू टू बाय। पॉजिटिव 2022। अनुभव जी, कोविड की पहली लहर के बाद डिजाइन को लेकर काफी बातचीत हो रही थी कि नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग अब पहले जैसी नहीं रहेगी, लोग बड़े घर पर फोकस ज्यादा करेंगे। जाहिर है बड़े घरों की ओर फोकस होम बायर्स का बढ़ा है, लेकिन प्लानिंग के लिहाज से क्या कुछ अभी वो जो गंभीरता पहली लहर में दिख रही थी वो अब नहीं दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि प्लानिंग को लेकर के डेफिनेटली चेंजेस आएंगे और आ गए हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि लॉन्चेस थोड़े स्लो गए, इससे हमें सस्टेनेंस सेल्स जो ओवरहैंग था वो बेचने में थोड़ा टाइम मिल गया, ऑल्सो ट्वीक करने में टाइम मिल गया प्रोडक्ट्स को। मैं ये कहूँगा कि सब लोग कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहे हैं लेआउट के तौर पे। मुझे लगता है फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा प्लस रहेगा इन द नेक्स्ट ईयर, सो दैट जो भी अगर वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम या इस टाइप का कुछ कर रहा है तो एक्स्ट्रा स्पेसेस वेयर दे कैन इजीली अडेप्ट इट, ईदर लर्निंग स्पेस के लिए या ऑफिस स्पेस के लिए। थोड़ा सा ऑब्वियसली जब कोरोना का स्केयर जब सेकेंड वेव आया था तो मुझे लगता है हेल्थ एंड वेलनेस को लेकर के भी काफी डिस्कनेक्ट्स थे प्लानिंग में। हमने शायद आप ही के प्रोग्राम में बात की थी कि काफी सारे डेवलपर्स अब सोच रहे हैं कि कैसे इस पे जोर दिया जाए, चाहे वो स्पेसेस हो जो जैसे वॉशरूम्स आगे की तरफ हो घर में लेआउट में, ताकि आप डिसइंफेक्ट करके आप अंदर आ पाए, या कुछ टचलेस टेक्नोलॉजीज हो इसको लेकर के। अमेनिटीज को लेकर के भी आई थिंक थोड़ा सा फोकस रहा है, क्योंकि आप जब ज्यादा बाहर नहीं जाते तो आपको ओपन स्पेस की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए हो। तो बॉम्बे जैसे शहर में जब हम रिसर्च किया करते थे कि एक प्रोडक्ट में बालकनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और बॉम्बे में आपका एफएसआई सेम ही रहता है चाहे आप बालकनी दें या इंटीरियर स्पेस दें। अब एक बहुत क्लियर प्रेफरेंस इमर्ज हुआ कि लोगों को बालकनीज चाहिए, क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो ऐसे करके आई थिंक काफी चेंजेस कस्टमर प्रेफरेंसेस में आए हैं, वो हमें सबको देखने को मिलेंगे। विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, ब्रांडेड डेवलपर्स की सेल बढ़ी है लेकिन नॉन ब्रांडेड डेवलपर्स का मार्केट शेयर घटा है। वो तो एक अलग बात है, बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट स्टक पड़े हुए हैं। ट्रेंड जो दिख रहा है वो ये है कि स्टक प्रोजेक्ट ब्रांडेड डेवलपर्स द्वारा टेक ओवर किए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पर हो रहा है। नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट का फंसना कहीं नए साल में एक नई चिंता बनने वाला तो नहीं है? नहीं, बहुत वैलिड सवाल है दीपक जी आपका। देखिए, काफी हद तक जो ये समस्या है छोटे छोटे पॉकेट्स में रिजॉल्व हो रहा है। जैसा कि आपने बोला,
काफी छोटे प्रोजेक्ट्स और फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ब्रांडेड डेवलपर्स ने टेक ओवर किया है और वो समस्या रिजॉल्व होती दिख रही है। बट काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। इसमें जो अच्छी बात देखने को मिल रही है, उनका फंसे होने का कारण देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी ये है कि वो फाइनेंशियली अनवायबल प्रोजेक्ट्स हैं जो फंसे हुए, जिनको कोई भी ब्रांडेड डेवलपर या कोई भी डेवलपर टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज उनको दिख रहा है कि इसको टेक ओवर करके वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वायबल नहीं है। इसमें जो अच्छी चीज देखने को मिल रही है, सरकार अपनी तरफ से हर तरह के कदम उठा रही है, चाहे वो स्वामी योजना थी या कुछ प्रोजेक्ट्स जो अगर हम देखें, नोएडा में एक डेवलपर के काफी सारे प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी को डेवलप करने के लिए दिया गया अंडर द सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग। तो सरकार उन प्रोजेक्ट्स के बारे में सीरियस है और उन प्रोजेक्ट्स को किसी ना किसी तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है। नोएडा एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जहां पर ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स में जो बायर्स एसोसिएशन थी उन्होंने मिल के आगे बढ़े और एक रेजोल्यूशन निकाला। ये समस्या मुझे नहीं लगता, बिकॉज अभी ये समस्या काफी छोटे पॉकेट्स में रह गई है, कुछ गिने चुने डेवलपर्स के जो अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स है उसके लिए रह गई है। वो उन कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा पेन है, लेकिन क्या ये पूरी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा? मुझे नहीं लगता है। ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि होगा। 2022 में काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा और मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखेगी। निरंजन सर, नए साल में रियल्टी सेक्टर की रफ्तार को बनाए रखने के लिए या फिर कहें कि और बढ़ाने के लिए सरकार से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं? रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम जीडीपी को भी बढ़ा सकते हैं एंड ओवरऑल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हम पहुंचा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हम देखा जाए तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी है कि देश को एक अलग पगले पर ले सकते, और इसलिए इसके ऊपर जितने सरकार सहयोग देगी वो कम पड़े। लास्ट 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना निकाली, वहां 1 करोड़ घर बनाए, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पॉजिटिव रहा, वो सब मकानें बिक गई। देखिए दूसरी बात कि अफोर्डेबल सेगमेंट, मिड सेगमेंट, हायर सेगमेंट सब बढ़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया और ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बढ़। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि जो फैसिलिटीज अगले साल में दिए, जैसे टैक्स कंसेशन रहा, ओवरऑल डेवलपमेंट चार्जेस 50% किए, स्टैम्प ड्यूटी 60% रिडक्शन करती है, ये कंटिन्यू कर दे तो मेरे अंदाज से ये रफ्तार और भी तेजी से चल सकती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा, लोगों को रोटी कपड़ा मकान, रोटी और कपड़ा तो सबको मिल गया है, अभी मकान भी सबको मिल जाए। मुंबई जैसे शहर में 50% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको झोपड़पट्टी से निकाल के अफोर्डेबल घर में लगा दें तो वो भी बहुत प्रगति होगी। मैं तो सरकार के पास से काफी उम्मीद रख रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री को आप सहानुभूति दीजिए, आप उनको मदद कीजिए कि इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट देश में हो जाएगा, उन लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अनुभव जी, संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहेंगे, आप नए साल में रियल एस्टेट की चाल कैसी देख रहे हैं? देखिए, फॉर श्योर हम बहुत बुलिश हैं। अगर कोविड में ही इतना प्रोग्रेस हुआ है तो मुझे ये लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है रियल एस्टेट के लिए। जैसे हिरानंदानी जी ने कहा कि मुझे लगता है वो राइट मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अगर थोड़ा सा और आगे तक साथ दें तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी नहीं मगर दौड़ेगी। और आई थिंक विकास जी ने भी कहा कि देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है, वो और एक हद तक होगा। मुझे लगता है you know, in a story of development of a country, जैसे रोटी कपड़ा मकान बोल रहे थे, मुझे लगता है कि इंडिया उस स्टेज पे आ गया है जब ये अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ हाउस और वांटिंग अ हाउस इज विद इन रीच। मैं जब यंग लोगों से भी बात करता हूं तो मुझे लगता है एक वो जज्बा है लोगों में कि वो घर खरीदना चाहते हैं, और ये सारे जो लोन्स कह लीजिए या प्रोडक्ट्स कह लीजिए, ये विद इन रीच हैं। विकास जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे उत्तर चाहूंगा कि आप नए साल को कैसे देख रहे हैं? डेवलपर्स का फोकस कहां रहेगा? किस सेगमेंट में तेजी या कमजोरी दिख सकती है? ट्रेंड क्या दिखने वाला है हाउसिंग और कमर्शियल दोनों में 2022 में क्या अलग होता हुआ दिखेगा?
बिल्कुल दीपक जी, देखिए काफी हद तक अनुभव जी ने और निरंजन जी ने समराइज कर दिया है, लेकिन अगर मैं 2-3 पॉइंट बोलूं, रियल एस्टेट, जैसा कि निरंजन जी ने बोला था, अगर अगर हमें 5 ट्रिलियन बनना है तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। दूसरा, अगर हम देखें कोविड से रिकवरी के लिए भी सबसे बड़ा जो सरकार के सामने एक चैलेंज है वो जॉब क्रिएशन का है, और रियल एस्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जॉब्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए इसके लिए तो जरूर सरकार को तवज्जो देना पड़ेगा, और मेरे को लगता है कि सरकार का फोकस भी है इस सेक्टर पे। इट्स जस्ट दैट कुछ कुछ एरियाज में उनको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जैसे कि हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं वन नेशन वन टैक्स की, बट रियल एस्टेट में अभी भी वन नेशन वन टैक्स नहीं है। करेक्ट। नाउ अगर जीएसटी की कलेक्शंस बढ़ रही हैं सरकार के लिए, सरकार की अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ रही हैं, क्या ये सही समय है कि हम स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह को भी जीएसटी के दायरे में ले आएं और कस्टमर के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दें? तीसरा, जो आपने 22 के ट्रेंड की बात की, तो ट्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल मार्केट, मेरा मानना ये है, काफी पॉजिटिव रहेगा। जो ट्रेंड्स हम देखते आ रहे हैं वो ट्रेंड्स फर्दर एक्सेलरेट होंगे। बड़े शहरों में तो पॉजिटिविटी देखी ही जाएगी, बट मुझे लगता है कि शायद छोटे शहर जो है रिकवरी को ज्यादा लीड करेंगे फ्रंट फुट पे, और उसमें जो बड़े साइजेस हैं 3 BHK प्लस या प्लॉट्स की या इंडिपेंडेंट हाउसेस की डिमांड है, जिसमें काफी रिकवरी देखा गया है, वो भी रिकवरी के लिए काफी पॉजिटिव साबित होंगे। बिल्कुल, यानी 2021 रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक साल की तरह से देखा जाएगा। फिर चाहे रिफॉर्म्स की बात हो, सेल की बात हो, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, 2021 में कोविड का डर जरूर बना रहा, लेकिन इसके बावजूद डेवलपर्स के ऑफर्स, होम लोन की सस्ती ब्याज दरें और डिस्ट्रेस डील्स ने रियल एस्टेट में रौनक लौटाई है। उम्मीद है आगे भी 2022 में ये मोमेंटम जारी रहेगा, ये मोमेंटम बना रहेगा। बुनियादी संकेत तो कम से कम यही दे रहे हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है। हालांकि काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि कोविड कैसे रिएक्ट करता है, आने वाले बजट में सरकार का फोकस रियल एस्टेट पर कैसा रहेगा। जाहिर है अब तक के संकेत कुछ बेहतर ज़रूर दिख रहे हैं। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। निरंजन सर, अनुभव जी और विकास वधावन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से अपने अनुभव साझा करने के लिए। अगले शो में नए साल में मिलेंगे, नए अंदाज, नई थीम के साथ, ताकि रियल्टी सेक्टर की खबरें, विश्लेषण को आप तक बेहतर तरीके से हम पहुंचा सकें। बाकी आपके सुझावों का स्वागत है। आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही। नमस्कार।